नमस्कार, मैं मनीषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, और तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आज हम इनसे जानेंगे। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित किया गया अखबारों में। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी खबर हज यात्रियों के लिए है कि कई दिनों से पूरी दुनिया में ट्रोल होते जो सऊदी अरब है, उन्होंने अब अपना बयान जो है अपने सामने रखा है। उन्होंने ये कहा कि जो लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1300 लोगों से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। उसके सामने जो एक सिंडिकेट सामने आए हैं, वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उनका। दरअसल पूरी खबर ये है कि इतने दिनों से जब हज यात्रियों की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत कम है। 1300 के जो आंकड़ा दिया है, हकीकत में कई बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। तो इसके चलते सऊदी अरब पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया और जो इंतजामात होना चाहिए था उस पर जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसी कारण से हज यात्रियों की मौत हुई है। इसमें मूल कारण ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आए थे हज यात्रा के लिए, उनके अधिकतर लोग जो है गर्मी से उनकी मौत हुई है, लेकिन उसमें 83%, 83% जो है उसमें अवैध रूप से हज यात्री के लिए वहां पर प्रवेश पा लिए थे। इसके बिल्कुल। ये मतलब है, जो जानकारी सऊदी अरब ने दिया है कि हज यात्रियों को की जो मौत हुई है वो उनके गलत प्रवेश के कारण से हुआ है, क्योंकि जो सिंडिकेट है वो हज में भेजने वाले लोगों को अवैध रूप से वहां पर भेजा गया, जिनके हज यात्री का पास नहीं बना था। वो केवल जो वहाँ पर पर्यटन के रूप में वहाँ प्रवेश किया था। दो प्रकार के जो है वहाँ पर प्रवेश मिला है, एक पर्यटन के रूप में, एक हज यात्रियों के रूप में। सऊदी अरब का कहना पड़ा कि जो हज यात्रियों का पास बना है उनके लिए हमने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि उनके लिस्ट हमारे पास थी कि जो लोग आए हैं उनको एसी बस देना है और जाने के लिए सुविधा देना है, पानी की व्यवस्था करना है, डॉक्टर की व्यवस्था करना है, तमाम इंतजाम किया है। उनमें से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, लेकिन हज यात्रा के नाम पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश जिस प्रकार से हुई है मुनाफा कमाने के लिए, इनको हज यात्रा पे भेजा गया और जो वीजा है वो पर्यटन का दिया है। बिल्कुल। तो इस कारण से पर्यटन के देने के कारण से उनके इंतजाम की जवाबदारी सऊदी अरब की नहीं थी, क्योंकि वो हज यात्रियों में शामिल नहीं थे। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या 83% थी जो, और मरने वालों की जो ये है वो अधिकतर इन्हीं में से लोग मरे हैं, क्योंकि इन्होंने सरकारी सुविधा पाने से वंचित इसीलिए रहे क्योंकि उन्होंने सरकारी के कोई भी इंतजाम के सुविधा लेने के लिए अप्लाई डर के कारण से नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे पास हज का पास नहीं है। बावजूद इसके हम लोग आए हैं और हमें हज पे शामिल होना है। यही कारण है कि उनकी मौत हुई है। और सऊदी अरब ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाना गलत है कि हमने उसमें ठोस कोई इंतजाम नहीं किया है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है कि पूरे दुनिया में जो है इस प्रकार का सिंडिकेट काम किया है, और उन सिंडिकेट ने यहाँ पे हज यात्रियों के नाम पर भारी बड़ी वसूली की है और उनको वीजा गलत दे दिया है। और यही कारण है कि उन्होंने सरकारी जो इंतजाम है उसमें उससे वंचित रहे और सीधे जो है उनकी जान चली गई। तो अब ये देखना होगा कि इस पर क्या किस प्रकार की कार्रवाई होती है। बिल्कुल। दूसरी एक और खबर है जो यातनाओं ने कहा है कि अब इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई है वो अंतिम चरण में है और अतिशीघ्र जो है हम ये लड़ाई खत्म कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई केवल हमास के साथ खत्म होना बताया है। उन्होंने कहा कि हम तो और आगे बढ़ेंगे।
और उनका जो गृह मंत्री है वो अमेरिका में जाके अमेरिकन जो फौज है उनके साथ और अमेरिकन सरकार के साथ वहाँ मीटिंग कर रहे हैं ताकि आगे की रूपरेखा कैसे बनाकर जो है जो और लोग हैं उनके साथ कैसे निपटा जा सके। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि केवल हमास और जो इज़राइल की युद्ध है वो तो समाप्त हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये समाप्त होना बहुत मुश्किल काम है। एक खबर और है बांग्लादेश से है, जो शेख हसीना है वो गंभीर रूप से बीमार है। पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना बोल रहा हूँ, सॉरी, खालिदा जिया जो बिल्कुल। पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं बांग्लादेश की, तो उनके गंभीर बीमारी के कारण से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 78 वर्षीय खालिदा जिया की हालत बहुत ही नाजुक है और उनको चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल। इस कारण से लग रहा है कि वहाँ जो खालिदा जिया है इनके लिए बहुत आने वाले दिन जो है और गंभीर होने की संभावना है। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि जिस प्रकार की हालत खालिदा जिया की है इसमें उनको रिकवर होना बहुत मुश्किल है। तो इसी के चलते जो है पार्टी के कार्यकर्ता एवं बांग्लादेश के जो नागरिक है और विशेष करके जो बीएनपी पार्टी के जो नेतागण हैं वो चिंतित है। मैं बता देना चाहूंगा कि वहाँ दोनों महिलाओं के बीच में दोनों पार्टी अलग अलग है। अवामी लीग नाम की पार्टी शेख हसीना चलाती है जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। हाल ही में भारत का दौरा करके 2 बार दौरा करके गई है। एक मोदी के शपथ विधि ग्रहण में भी आई थी। उसके बाद भारतीय दौरा में आके कई प्रकार के हस्ताक्षर करके गई है। दूसरी ओर जो उनके प्रतिद्वंदी है वो खालिदा जिया है और खालिदा जिया की हालत खराब होने के कारण से जो बीएनपी पार्टी है वो ज्यादा चिंतित है। मैं वहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ कई वर्षों से वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में इसीलिए क्योंकि कई बार वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है, वन साइडेड इलेक्शन हुआ, क्योंकि खालिदा जिया ने पार्टिसिपेंट ही नहीं किया, हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि वो आरोप लगाती रही है कि जो शेख हसीना है वो वहाँ पार्शियलिटी करती है और एक तरफा चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानून लागू कर दिया है। उसी नियम कानून के चलते शेख हसीना ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। इसी का फायदा उठाते हुए खालिदा जिया उसमें चुनाव से बाहर हो गई और शेख हसीना वहाँ पर जीत गई। बिल्कुल। तो अभी देखना ये है कि अधिकतर लोग उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जो खालिदा जिया वो रिकवर होके घर आ जाए। जी बिल्कुल। जी निशा। जी, और तमाम राष्ट्रीय स्तर की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे आज राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, एडिटर सूरज जी। बिल्कुल निशा, जिस तरह से देख रहे हैं कि सदन का आगाज हुआ है, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हंगामेदार रहा है और हंगामा खेज शुरुआत हुई है। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह था तो 3 सांसदों ने शपथ नहीं ली है बिल्कुल। और जो कांग्रेस के सांसद हैं के सुरेश, उनको प्रोटेम स्पीकर ना बनाने पर जो विपक्षी सांसद हैं जो के सुरेश हैं, केटी बालू हैं और सुदीप बंदोपाध्याय हैं, इन्होंने शपथ नहीं ली है। हालांकि राष्ट्रपति ने जो प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए हैं स्पीकर पैनल का सदस्य घोषित किया था, लेकिन कल इन तीनों ने सदस्यता की शपथ नहीं ली है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की सदस्यता की शपथ लेने के लिए आए तब विपक्ष ने वहां हंगामा किया, संविधान की प्रतियां लहराई। दूसरी तरफ जब धर्मेंद्र प्रधान जब वो शपथ लेने आए तो नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए। तो इस तरह से कल सदन में हंगामा देखा गया है। दूसरी तरफ एक और बात सामने आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि आज 25 जून है और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान को कुचला गया था और 1975 में, आज से 50 साल पहले 1975 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने
संविधान की हत्या की थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पिछले 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है और राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान पर हमले स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सही सरकार की कई खामियां भी गिनाई हैं। तो इस तरह से जैसा देखा कि संविधान की प्रतियां लहराई विपक्षी सांसदों ने और सदन का जो माहौल रहा है बहुत गहमा-गहमी वाला रहा है। हालाँकि अभी जो सदन की प्रक्रिया है, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, तो ये प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी गहमा-गहमी देखी जा रही है और विपक्ष अपनी मजबूती और अपना संख्या बल भी प्रदर्शित कर रहा है कि हम कितनी संख्या में हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है 2004 के चुनाव के बाद और 2014 के चुनाव के बाद और 2019 के चुनाव के बाद जब देखा कि विपक्ष कुछ ही संख्या में सिमट कर रह गया था, लेकिन इस बार विपक्ष का संख्या बल ज़्यादा है और साथ में ये भी देखा जा रहा है पिछले बार की अपेक्षा क्योंकि कांग्रेस की खुद की 99 सीटें इस बार आई हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से संसद में घोषित रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद किसी के पास नहीं था, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और राहुल गांधी के नाम की चर्चा चल रही है। हालाँकि कल जो है बताना चाहूँगा कि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यदि आज 12 बजे तक सत्ता पक्ष के किसी का नाम नहीं सुझाता तो फिर चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है बिल्कुल। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अगर होती है तो वो थोड़ा-सा लंबा हो जाती है क्योंकि एक से ज़्यादा यदि प्रत्याशी उसमें होते हैं, उम्मीदवार यदि होते हैं संसद के अध्यक्ष पद के लिए, हालाँकि जैसा देखा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष की ओर से संसद के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनकी उनका नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से एक नाम दिया जाता है, जो उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार सदन में कौन-सी प्रक्रिया सामने आती है। दूसरी तरफ एक खबर का और ज़िक्र करना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर के क्योंकि एनटीए ने 4 परीक्षाएँ कराई हैं, नीट यूजी कराई है, यूजीसी नेट की परीक्षा कराई है और नेट सीएसआईआर की परीक्षा कराई और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों परीक्षाएँ जो रद्द हुई हैं क्योंकि 5 मई को जो परीक्षा हुई थी नीट यूजी की पेपर लीक के मामले में रद्द की गई है। दूसरी तरफ 18 जून को जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और 21 जून को जो परीक्षा हुई थी नेट सीएसआईआर की, वो परीक्षा भी रद्द की गई है और नेशनल कॉमन एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम 12 जून को हुआ था, उसमें 29,000 विद्यार्थी बैठे थे और वो परीक्षा होने के बाद शाम को उसे रद्द कर दिया गया था। तो इस तरह को लेकर के जिन परीक्षाओं की बात है क्योंकि अभी बात आ रही कि एक मैनुअल है जिस मैनुअल से एनटीए जो है वो चलता है और फैसलों पर उसकी अनदेखी की गई है। क्योंकि एनटीए के जो अर्जेंट फैसले होते हैं वो चेयरमैन की मंजूरी से होते हैं, लेकिन चेयरमैन के फैसलों पर सब कुछ सारे लोग खामोश हैं। यहाँ की एक बात ऐसी हुई कि जहाँ सुरक्षा अधिकारी नहीं था, एक ड्राइवर के भरोसे रांची से हजारीबाग पेपर पहुँचा है, ई-रिक्शा से बैंक तक भेजा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं अब उसमें खामियाँ उजागर हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली परीक्षाएँ जो हैं उसमें सख्ती हो सकती है क्योंकि हालाँकि परीक्षाओं के रद्द होने का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसमें लगातार सुनवाई चल रही है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि एनटीएआर पर ओएमआर शीट में हेरफेर करने का भी आरोप लगा है और याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया गया कि एनटीए के कुछ अधिकारियों ने नीट पेपर की ओएमआर शीट में अदला-बदली की है। बिल्कुल। हालाँकि याचिकाकर्ता जो है उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी इससे जाँच कराने की बा माँग कही गई। हालाँकि 8 जुलाई को इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को 5 नए केस मिले हैं, इनमें 3 राजस्थान के हैं और 5 बड़े राज्य अब पेपर लीक मामले से जुड़ गए हैं। एक और खबर जो लगातार सुर्खियों में है पिछले कई दिनों से उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं, उनकी एक टिप्पणी को लेकर के पूरे देश में अब उनसे माफ़ी माँगने की आवाज़ें उठ रही हैं कि प्रदीप मिश्रा 4 दिन के अंदर माफ़ी माँगे। यहाँ भी कहा गया है कि ब्रज धाम के जो संत हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि वो 4 दिन के अंदर माफ़ी नहीं माँगते हैं, तो ब्रज धाम क्षेत्र में कभी उनकी कथा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ इसी को लेकर के उज्जैन में भी जो सांदीपनि ऋषि के वंशज हैं, उन्होंने भी माँग की है कि यदि प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं, राधा रानी के संदर्भ में उन्होंने जो टिप्पणी की थी,
यदि उस पर वो माफ़ी नहीं माँगते तो उनका उज्जैन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह को लेकर के उनके उस बयान को लेकर के पूरे देश में जिस तरह से पलटवार हो रहे हैं और उनसे माफ़ी की माँग उठ रही है। क्योंकि हालाँकि उस इसी बीच में उनका एक और बयान आया है जिसको भी विवादित माना जा रहा है, जिसमें वो तुलसीदास जी को गँवार बता रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं, धर्म का जो इस समय वातावरण चल रहा था, हज़ारों लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं वो लगातार इस तरह से सामने आ रहे हैं जिस पर संत समाज को और ब्रह्म समाज को भी कहीं न कहीं उसमें आपत्ति है और वो बिल्कुल। आपत्ति अपनी दर्ज करा रहे हैं। जी, एक बिल्कुल। खबर का और ज़िक्र करना चाहूँगा, भारत के लिए बड़ी खबर है क्योंकि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर के सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर लिया है और 24 रन से कल जो मैच था भारत ने जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि रोहित शर्मा जो हैं, उनकी जो पारी रही वो यादगार पारी रही और पहले कप्तान हैं वो जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, क्योंकि उन्होंने 92 रन की जो पारी खेली है, 42 गेंदों पर 92 रन मारे हैं, जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल हैं, तो उनकी इस पारी को यादगार पारी माना जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि अब जो है हालाँकि आज जो मैच होना है उस अफ़गान और बांग्लादेश के बीच में उस मैच पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं क्योंकि सेमीफ़ाइनल में पहुँचने वाली टीम जो इंडिया से उसकी भिड़ंत किससे होगी वो मैच आज के मैच से तय हो जाएगा। यहाँ ये ज़रूर देखना चाहिए कि जैसा मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया है कि भारत में क्रिकेट खेल नहीं है। भारत में क्रिकेट एक धर्म जैसा बन गया है और क्रिकेट का बुखार सभी ओर रहता है। तो कल जो देखा गया कि भारत का जब मैच चल रहा था, तब देश के क्रिकेट प्रेमियों की जो सांसें थमी हुई थी क्योंकि ये देखा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हार भी जाता है तो उसका वो सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा क्या? क्योंकि उसमें रन रेट का जो ज़रूर देखा जा रहा था कि क्या रन रेट होता है और जिस तरह से कल का मैच भारतीय टीम ने खेला है, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। बिल्कुल। जी, निशा। जी, बिल्कुल और तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है और सुर्खियों में बना हुआ है, महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि अतिक्रमण को हटा करके यहाँ सरकार बड़ी सजग रही है। कल का यदि मैं घटनाक्रम बताऊं तो कल यहाँ पर काठ बंगला एक जगह पड़ती है, वहाँ की मलिन बस्ती है, वहाँ पर कल एमडीडी की टीम वहाँ पहुंची थी। 26 मकान उन्होंने ध्वस्तीकरण किए हैं और रोते बिलखते बच्चे और बुजुर्ग वहाँ देखे जा सकते थे। और साथ ही एक सबसे बड़ी दुखद घटना ये रही कि एक महिला को हार्ट अटैक आ गया, ये जो कार्रवाई चल रही थी तो और उसने अपनी जान वहाँ गँवा दी है। तो मैं आपको बता दूं कि 28, 29 और 30 को मौसम विभाग ने यहाँ पर एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें मैदानी क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ भारी वर्षा होगी और साथ ही वहाँ पर भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर के पर्यटक उसी तरीके से हमने कार्यक्रम बनाए ताकि व्यवस्था को कोई परेशानी ना आए। तो साथ ही बिल्कुल। बता दूं कि खंड विकास अधिकारी टिहरी की एक घटना है जहां पर खंड विकास अधिकारी अपनी वैगनआर कार से जा रहे थे। शामकूट का व्यक्ति की घटना है, एक महिला और 2 बच्चे उसके साथ थे। तो तीनों को वो कुचलते हुए चला गया और वहां तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। इस सभी घटना का जो वीडियो है, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और वो चूंकि भाग गया था, बाद में उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उत्तरकाशी के पास गंगोत्री हाईवे पर एक बाइक गिरने से सेना के मेजर समेत 2 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है। ये बैंड वहां पर बताया जाता है, इसको ये बैंड अंधा बैंड के नाम से यहाँ ये विख्यात है, लेकिन अनियंत्रित होकर के बाइक खाई में चली गई और साथ ही उसके नजदीक ही एक दूसरी घटना भी हुई है। तो 3 लोगों की कल वहां मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा है। 40 प्लस के लोगों के लिए यहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा है। उड़ीसा के गोलकीपर थे तेजिन, जिनको खेलते खेलते ही हार्ट अटैक आ गया है और वो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे वहाँ जितने दर्शक और खिलाड़ी थे सभी में मातम छा गया था। रुड़की के पास की एक खबर है जहां पर प्रधान जो है उनकी पत्नी का शव जंगल में बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि ये जो शव है यहाँ जंगली जानवर ने शायद उन पर हमला किया होगा और उस दहशत के कारण उनकी जान चली गई है। क्योंकि सड़क किनारे मिला था और एक युवक ने उसकी जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि और भी कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति 110 से ज्यादा की स्पीड से वाहन नहीं चला सकता है। 110 की स्पीड तय कर दी गई है। परिवहन विभाग ने कहा है कि 110 किलोमीटर से ज्यादा फोर व्हीलर नहीं चला पाएंगे आप हाईवे पर, 6 लाइन या 4 लाइन पर, इससे ज्यादा आप
नहीं चला पाएंगे। यदि चलाएंगे तो उसका चालान आपको ऑनलाइन काट दिया जाएगा। जी। आपको एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पर सहकारी समितियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, 29 सहकारी समिति प्रदेश भर में हैं, जिनकी जांच धन सिंह रावत जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी उनकी जांच करेगी। जो दोषी लोग हैं उनकी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर एक बड़ा निवेश आने वाला है। अडानी समूह यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इसमें मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात हो गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर निवेश की चर्चा हुई है। उन्होंने यहाँ पर अनाज, फलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर की बनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें और ज्यादा यहाँ पर खेती करने का मौका मिला तो खेती भी वो करने के लिए यहाँ पर अपना मन बना रहे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं बता चुका हूँ पूर्व में 28, 29 और 30 के लिए ऑरेंज यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ बाई इलेक्शन चल रहे हैं। 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलोर, यहाँ पर बाई इलेक्शन चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अब प्रचार के लिए यहाँ पर अपना 26 तारीख के बाद यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे और उनमें बड़े नेताओं में संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी सहित और नेता भी यहाँ आने की संभावना है। तो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है समाजवादी पार्टी, उसके भी नेताओं ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके नेता भी यहाँ पर आएंगे। तो मैं निशा ये बता दूं कि आपको जो जहां मिश्रित आबादी है, उत्तराखंड में जहां मिश्रित आबादी है, वहां पर पुलिस ने अब वेरिफिकेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया है। जो बाहरी लोग हैं, जो उत्तराखंड के बाहर से लोग यहाँ पर आकर के रोजगार कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों की वेरिफिकेशन करने के लिए एक नोटिफिकेशन एसओपी जारी कर दी गई है, ताकि कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति प्रदेश में ना रहे। इसके लिए सख्त तरीके से डीजीपी और उनके साथ साथ अन्य जो आईपीएस अफसर हैं वो सजग रूप से चल रहे हैं। हरिद्वार की एक बहुत बड़ी खबर है निशा जी, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में 18 दिन से बाघिन और उसका शासक वो नजर नहीं आ रहे हैं। जो जीपीआरएस है वो लोकेट नहीं कर पा रहा है। इससे चिंता बनी हुई है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार उन्हें ट्रैप करने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक बड़ी चिंता का विषय है वन विभाग के लिए। स्वास्थ्य विभाग में शासन के द्वारा बहुत जल्द ही चिकित्सकों की एक सूची बना ली गई है, जिनके ट्रांसफर बहुत जल्दी ही अब सूची जारी कर दी जाएगी। पर्यटन मंत्री जो सतपाल सिंह महाराज हैं, वो पिथौरागढ़ में भ्रमण के लिए धारचूला गए थे। वहां पर ओम पर्वत पर जो ज्वलिंग कोण है, वहां पर पूर्ण और लिपुन लेक के पास चोटी पे पहुंच गए और यहाँ से कैलाश पर्वत का जो दर्शन है, वहां से उन्होंने दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अच्छा मार्ग बनाया गया है उत्तराखंड के पर्यटन के दृष्टिकोण से। उन्होंने कहा है कि यहाँ श्रद्धालु और यात्रीगण दोनों आ सकते हैं, उन्हें परेशानी यहाँ अब संभावना है कि नहीं होगी। जी, और तमाम उत्तर प्रदेश की अब अपडेट ले लेंगे हमारे साथ ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से बताना चाहूंगा कि मंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे और इस बैठक में वो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगा सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स की ब्यूरोक्रेट्स के एक आईपीएस अधिकारी हैं अंकित मित्तल, जिन पर उनकी पत्नी ने ही महिला मित्र से संबंध होने के बारे में बताया। और जब इस पर बता दूं कि जो अंकित मित्तल है उनकी पत्नी है और वो पूर्व डीजीपी की बेटी है, तो इस पर एसपी गोंडा रहते हुए उन पर आरोप में जब अधिकारियों ने जांच की तो सत्यता पाई गई, तो उसके बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जो उनकी महिला मित्र बिहार में जो माफिया लोग हैं उनके साथ में संबंध है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी माफिया है तो उनके साथ में संबंध। और जो अंकित मित्तल है वो उनके परिवार वालों ने और जो डीजी की बेटी है उनके परिवार वालों ने बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला नहीं सुलझा और लगातार जो है उनकी पत्नी उन पर आरोप लगा रही थी कि वो हमको और बच्चों को लगातार प्रताड़ित करते हैं और परेशान करते हैं। तो कहीं न कहीं जो अधिकारी ये चाहते थे कि ये बात मीडिया में ना जाए और लोगों तक जानकारी ना हो, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की जानकारी में आने के बाद में इस पर जांच हुई और जांच आने के बाद में जो अंकित मित्तल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और एक्स्ट्रा मैटेरियल संबंधों की जांच में दोषी पाए जाने पर इनको जो है शासन ने कर दिया है। वहीं मैं बात करूंगा कि अयोध्या की, जहां पे लगातार अयोध्या मंदिर को लेकर लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनका एक खुलासा हुआ है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है सत्येंद्र दास ने कि पहली बारिश में, हल्की बारिश में जो मंदिर की छत है उससे पानी गिरने लगा है और पानी टपकने लगा है, तो मंदिर के भीतर पानी पूरा भर गया है जिसे निकालने में कोई तरीका नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि मंदिर में निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण कराया गया और हल्की सी बारिश मंदिर नहीं झेल पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिर को लेकर जो है चुनाव लोकसभा लड़ी थी और जहां पे उस सीट को हारी है। लेकिन एक तरफ रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ऐसा बयान दे रहे हैं, लोगों में कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी है। वहीं इस समय मामला सीतापुर का है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी 2003 में मौत का मामला है। इसमें 3 आरक्षी दोषी पाए गए थे। आरक्षी केसरी नंदन और सुरेश सिंह और सियाराम यादव को बिल्कुल। सजा हुई है। इन 3 पुलिस कर्मियों को 10 साल की कारावास हुआ है और 21 साल पहले युवक ने बंदी गृह में फांसी लगा ली बिल्कुल। और फांसी वर्तमान में एक आरक्षी बहराइच में तैनात थे और 2 जो है आरक्षी वो रिटायर हो चुके हैं। जी 3 आरोपियों को जिला कारागार की गाड़ी से ही जेल भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल। मैंने सर बात करूंगा समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में उनके हौसले कहीं न कहीं बुलंद हैं। उस पर शिवपाल, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं शिवपाल यादव, उन्होंने जब मीडिया से पूछा कि करेल की सीट प्रत्याशी बनाया जाएगा, जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि समय आते आपको सब पता हो जाएगा और ये निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। बिल्कुल। इसलिए अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ। बिल्कुल। समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता देंगे। जी बिल्कुल। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था आज बताया। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर में ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज सुर्खियों में बनी हुई थी वो बताया। हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी थे, जिन्होंने तमाम बड़ी जानकारी साझा की। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।